तो आज हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट के जो पहला चैप्टर है, जो पहला टॉपिक है, तो उसको हम शुरू करेंगे। वो है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इंसर्जेंसी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जानने से पहले हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो एकदम इसके ईस्टर्न साइड पे ये जो लाल वाला जो हिस्सा है, जो दिखाई दे रहा है लाल वाला हिस्सा, तो यही हिस्सा है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस एरिया पे हम लोगों का टोटल 8 स्टेट है इंडिया का। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट है। वो क्या क्या है पहले हम देख लेते हैं। पहला वाला जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है आसाम, उसके बाद मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 स्टेट, इसको हम एक साथ 7 सिस्टर बोलते हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम ड्रॉ करें तो ये एकदम ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आ गया आपका अरुणाचल। ठीक है, फिर ये आता है असम। ठीक है, उसके बाद ये मेघालय, फिर ये नागालैंड, उसके बाद आता है ये मणिपुर, और उसके बाद त्रिपुरा, और लास्ट में हम लोगों का ये मिज़ोरम। ठीक है, यही हिस्से को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो, और ये जो ऊपर वाला छोटा वाला जो लाल वाला हिस्सा है इसको हम सिक्किम बोलते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 7 स्टेट प्लस 1 स्टेट, टोटल 8 स्टेट हो गया। सिक्किम अलग से रहता है तो इसको हम अलग से दिखाए। बाकी जो 7 स्टेट है वो एक साथ रहता है, एक ही एरिया पे एक साथ, उसका बॉर्डर शेयरिंग है। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। तो ये 7 सिस्टर और सिक्किम, इन 8 को मिला के हम लोगों का बनता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 8 स्टेट मिला के नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया का मैप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है लाल वाला, ये है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये नॉर्थ ईस्ट जो है, ये टोटल अगर इंडिया का जो लैंड मास है उसके हिसाब से सिर्फ 8% ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। इंडिया के लैंड मास के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लैंड मास 8% है। ठीक है, और 4% है टोटल पॉपुलेशन का। 4% ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहता है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 4% ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका बॉर्डर। टोटल ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हम लोगों का, इनका बॉर्डर है 6387 किलोमीटर्स। ठीक है, 6387 किलोमीटर्स। इसके अंदर मतलब ये जो 6387 किलोमीटर है, इसका 99% इसका 99% इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्योंकि अगर हम देखें इसको सही से तो ये हम लोगों का है नॉर्थ ईस्ट। इसका बॉर्डर देखिए आप, ये नॉर्थ ईस्ट का एकदम ऊपर वाला स्टेट अरुणाचल जा रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है चाइना। ठीक है, इस साइड पे है म्यांमार। ये वाला जो बॉर्डर है, जो कि मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड होके अरुणाचल तक जो बॉर्डर है वो जाता है म्यांमार के पास। ठीक है, बाकी वाला जो हिस्सा है मेघालय का बॉर्डर, ये आसाम का बॉर्डर और त्रिपुरा का बॉर्डर, और ये बाकी मिज़ोरम के इस साइड का, मतलब वेस्ट साइड का जो मिज़ोरम का बॉर्डर है, ये सारे जाता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये सारे कंट्री, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, ये नॉर्थ ईस्ट को घिरा हुआ है। तो इसलिए 99% जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसलिए ठीक है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है उसका 99% इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, सिक्किम का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी चाइना है। ठीक है, और बाकी वाला छोटा सा जो हिस्सा है ये अपने स्टेट वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो 99% बॉर्डर इंटरनेशनल हो गया पहले ही। तो अब देखेंगे कौन सी देश के साथ कितना बॉर्डर ये नॉर्थ ईस्ट शेयर करता है। ठीक है, तो पहले आता है बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है 2700 किलोमीटर का है। 2700 किलोमीटर का बॉर्डर है ये बांग्लादेश के साथ। उसके बाद आता है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है, 1643 किलोमीटर्स।
चाइना के साथ 1345 किलोमीटर, लास्ट में भूटान के साथ। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो पहले हम छूट गया था ये हिस्सा दिखाना। ये जो है ये जो हिस्सा है ये भी भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है, 699 किलोमीटर, 6099 किलोमीटर, ठीक है। अब आता है नॉर्थ ईस्ट का टोटल पॉपुलेशन। नॉर्थ ईस्ट का जो पॉपुलेशन है उसका 68% कहाँ पे रहता है, सिर्फ असम में। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो असम का हिस्सा है, ये असम, इसी में 68% पॉपुलेशन रहता है। बाकी पॉपुलेशन बाकी स्टेट अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा इस जगह पे और मेघालय इनमें बटे हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये पॉपुलेशन डेंसिटी। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में इंडिया का सबसे कम डेंस एरिया है अरुणाचल प्रदेश। 13 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे, और असम में 340 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। अब आता है ट्राइबल पॉपुलेशन। इसी नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहता है। 94.5% ट्राइबल पॉपुलेशन रहता है मिज़ोरम पे, और 19.3% रहता है असम में, ठीक है। टोटल नॉर्थ ईस्ट में जितना भी ट्राइबल पॉपुलेशन रहता है उसका 94% मिज़ोरम और 19.3% असम में रहता है। अच्छा, इसके बाद आता है कितना शेड्यूल ट्राइब, मतलब एसटी कास्ट जो होता है उसका 160 टाइप, इतना टाइप शेड्यूल ट्राइब लोग, इतना सारे ट्राइब इस नॉर्थ ईस्ट एरिया में रहता है। और उसके बाद जो 400 अलग अलग और भी ट्राइबल और सब ट्राइबल कम्युनिटी रहता है इधर। ये जो इलाका है ना नॉर्थ ईस्ट वाला, ये 84% रूरल है, अर्थात ग्रामीण इलाका है। इसके बाद देख लेते हैं 2/3 ऑफ प्रीडोमिनेंटली हिली टेरेन। नॉर्थ ईस्ट इलाका, नॉर्थ ईस्ट रीजन 2/3, उसका नॉर्थ ईस्ट रीजन का 2/3 इलाका हिली टेरेन है, अर्थात पहाड़ से भरा हुआ है। इसमें फ्लोरा और फोना का बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएगा। ऊपर से ये मेघालय के अंदर जो चेरापूंजी है जगह है उसमें हाईएस्ट रेनफॉल दिखाई देता है सालों में। ये हो गया हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट है उसका इंट्रोडक्शन, करंट हालत में उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या क्या देखें हम, 8 स्टेट मिला के नॉर्थ ईस्ट बनता है। उसमें से पहला वाला स्टेट है अरुणाचल, असम, मणिपुर, उसके बाद मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं उसके साथ सिक्किम। ये 7 सिस्टर और सिक्किम को मिला के 8 स्टेट मिला के नॉर्थ ईस्ट बनता है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है ये 6,387 किलोमीटर का बॉर्डर है। उसका 99% इंटरनेशनल बॉर्डर है। वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो भूटान, एक साइड से भूटान, उसके बाद चाइना, इधर से इस साइड से म्यांमार और नीचे बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ट्राइबल लोग ही रहता है ये नॉर्थ ईस्ट में, और उससे सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं 94.5%। ये इतने परसेंट ट्राइबल लोग मिज़ोरम में ही रहता है, ठीक है। अब आता है, अब हम क्या देखेंगे, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला था 1947 पे, जब इंडिया आज़ाद हुआ था भारत, तो अब ये नॉर्थ ईस्ट का हालत कैसा था, ठीक। तो ये तो देखेंगे, उसके पहले एक बार देख लेते। तो प्री इंडिपेंडेंट जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसका ठीक पहले कैसा था भारत का मैप, और उसके बाद वाला मैप में नॉर्थ ईस्ट का हालत कैसा हुआ। तो एकदम 1994 से पहले जब एकदम प्री पार्टीशन एरा था, तो उस टाइम अगर इंडियन मैप को देखें तब पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर ही रहता था, ठीक है। तब पाकिस्तान तो डिवाइड हुआ नहीं था, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे कुछ मिला के, नॉर्थ ईस्ट सारे कुछ मिला के इंडिया बनता था। तो इस मैप पे अगर देखें तो हम लोग देखेंगे ये वाला जो पिंक वाला जो हिस्सा है ये सारे प्रिंसली स्टेट है, और बाकी येलो वाला जो हिस्सा है वो ब्रिटिश इंडिया है। मतलब जो येलो वाला जो हिस्सा है ये सारे डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में रहता था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन, सारे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, फिनांस, ये इसका फॉरेन पॉलिसी, सारे कुछ ब्रिटिश डायरेक्टली मैनेज करता था। और बाकी ये जो पिंक वाला जो हिस्सा है इसमें ये सब प्रिंसली स्टेट था, मतलब इसमें एक इंडिजिनस इंडियन राजा थे, लेकिन वो तो राजा तो थे, लेकिन कुछ
टॉपिक के ऊपर, मतलब मान लीजिए इसका मिलिट्री कैसे होगा, फॉरेन पॉलिसी कैसे होगा, ये सारे चीज़ ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन जो गवर्नेंस था और उस जगह का जो इंडिजिनस राजा था वो मेंटेन करता था। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया का जो डिफरेंस है इस दोनों वर्ड का, तो हम लोग समझ लिए पहले ही। ब्रिटिश इंडिया मतलब ये सारे येलो एरिया जो है ये सारे एकदम डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर था। और जो पिंक वाला हिस्सा था इसमें गवर्नेंस एक राजा देखता था। अलग अलग राजा होते थे और वही राजा इस पिंक वाले हिस्से को कंट्रोल करता था। लेकिन इस हिस्से का जो मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, ये सारे चीज़ थ्रू ब्रिटिश ही मैनेज करते थे वो राजा। मतलब एक तरीके से ये ब्रिटिश का ही पार्ट था लेकिन सब अलायंस था। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिटिश इंडिया पहले। अगर ये पार्टीशन का पहले अगर नॉर्थ ईस्ट को हम लोग देखें, ठीक है, ये हम देखेंगे तो ये इंडिया के साथ डायरेक्टली कनेक्ट था एकदम। ये बंगाल पार करके सीधा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक ये एरिया भी, यहाँ पे एक पोर्ट था चट्टग्राम पोर्ट, तो यहाँ से सीधा बिजनेस होता था। मतलब अगर कोई जहाज आया तो इधर पार्क हुआ, उधर इधर से सामान सीधा गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये सारे सुविधा प्री पार्टीशन से पहले था नॉर्थ ईस्ट के अंदर। एक तो इंडिया के साथ पूरा एकदम डायरेक्टली कनेक्ट था, ऊपर से ये जो चट्टग्राम पोर्ट है जो अभी बांग्लादेश में है, तो वो पोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस के लिए एकदम डायरेक्ट तरीके से यूज़ होता था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में एक तो टी का बहुत ज़्यादा ये होता था, कल्टीवेशन होता था टी का। उसके बाद जो पहला वाला जो एशिया में जो पहला वाला जो ऑयल रिफाइनरी बना था वो डिगबॉय में बना था, असम में। असम के ऊपर अगर ये वाले हिस्से में देखें, यहाँ पे एक जगह है डिगबॉय, तो वहाँ पे एशिया का फर्स्ट रिफाइनरी बना था, क्योंकि 1889 में डिगबॉय में पहले क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम जो देखें चिटागंग पोर्ट, ये पोर्ट डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस करने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, और एक चीज़ और, ये अगर मैप को हम सही तरीके से एक बार और देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है उसमें हम ये खासी स्टेट जो अभी मेघालय का एक पार्ट है, ठीक है, खासी स्टेट, ये त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीनों प्रिंसली स्टेट था। मतलब इसका एक इंडिजिनस राजा था, जो राजा वहाँ का गवर्नेंस देखता था। लेकिन कुछ चीज़ों के जैसे कि फॉरेन पॉलिसी और उसका मिलिट्री स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारे चीज़ ब्रिटिश देखते थे। लेकिन उसका एक राजा था जो उसका उस इलाका का गवर्नेंस करता था, इसलिए इसको प्रिंसली स्टेट हम बोलते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट इलाका में नॉर्थ ईस्ट में ये 3 प्रिंसली स्टेट था। एक था 3 नहीं 4 एक्चुअली, सॉरी 4, मतलब ये सिक्किम भी ये था प्रिंसली स्टेट। मेघालय के अंदर एक इलाका है खासी स्टेट, वो भी खासी स्टेट भी था प्रिंसली स्टेट में। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा, ये चारों प्रिंसली स्टेट था। बाकी जो इलाका है, बाकी नॉर्थ ईस्ट का असम, अरुणाचल प्रदेश, उस टाइम अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे। तो ये सारे चीज़ ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, तो अब हो जाता है पार्टीशन। 1947 में क्या हो जाता है, 1947 में हो जाता है पार्टीशन। पार्टीशन के बाद क्या हो गया, जो हम थोड़ी देर पहले बोले, जो मेनलैंड इंडिया के साथ ये नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो एकदम छोटा हो गया। मतलब एक अगर इस मैप पे हम देखें, बीच में पार्टीशन होके ये ईस्ट, अभी बांग्लादेश है लेकिन उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान बना था। ये इलाका ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, तो बाकी अभी नॉर्थ ईस्ट से सीधा इतना सारा एरिया कट गया। नॉर्थ ईस्ट और हमारे इंडिया के बीच में ये नया देश पाकिस्तान तैयार हो गया था। इसलिए सीधा, अब पहले हम क्या आते थे, सीधा यहाँ से इंडिया से नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अब हो गया क्या, अभी हमको ऊपर वेस्ट बंगाल के ऊपर ये जो इस जगह को क्रॉस करके फिर जाना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इस जगह का जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये जो पोर्शन है इंडियन मैप के, इसका जो चौड़ाई है ना, ये वाला हिस्सा है सिर्फ 22 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर, 22 किलोमीटर।
यहाँ पे हम लोग 27 लिख दिया था, लेकिन 27 नहीं, ये 22 किलोमीटर होगा, सिर्फ 22 किलोमीटर का बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब ये चौड़ाई 22 किलोमीटर का है सिर्फ। तो अब क्या हो गया, अब अगर मान लीजिए हम गुजरात से या तो किसी उड़ीसा से किसी को नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो उसको पहले पूरा वेस्ट बंगाल क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्रॉस करके असम, फिर जाना पड़ेगा आपका ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा बाकी जो रीजन है उसमें हम लोग जा सकते हैं। तो ये जो जाने के लिए ये दिक्कत पैदा हो गया ना, तो पहले हम आसानी से जा सकते थे, यहाँ से ट्रेन लाइन होता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन अब ट्रेन लाइन सीधा जाएगा फिर इधर जाएगा, ये एक दिक्कत आ गया। जो लैंड रूट था, मतलब जो रोड रूट था, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो इसलिए जो मेन जो इंडिया का जो मेन साइड है उससे थोड़ा सा बिछड़ गया, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका थोड़ा सा बिछड़ गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद दूसरा दिक्कत, पार्टीशन के बाद जो दूसरा दिक्कत वो आ जाता है, ये चिटागंग पोर्ट इंडिया के हाथ से निकल गया और ये बांग्लादेश में चला गया। चिटागंग पोर्ट कहाँ चला गया, बांग्लादेश में। तो अब नॉर्थ ईस्ट में सामान, अगर कोई सामान भेजना है तो फिर वो यहाँ पे कोलकाता पोर्ट या तो भुवनेश्वर, कहीं पे भी इंडिया में कहीं कोई और पोर्ट में फिर वो जहाज़ आएगा, फिर सीधा इधर से जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल को क्रॉस करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्रॉस करके फिर नॉर्थ ईस्ट जाएगा। ठीक है, अगर ये पोर्ट होता, अगर यहाँ पे ये चट्टग्राम पोर्ट या चिटागंग पोर्ट इंडिया के पास होता, तो यहाँ से सीधा हम लोग इस जहाज़ से सामान लाके बे ऑफ बंगाल पार करके ये चिटागंग पोर्ट में लाते और सीधा नॉर्थ ईस्ट में लेके जाते। ठीक है, तो ये वाला जो सुविधा था ये हाथ से निकल गया। ठीक है, ये दूसरा वाला लॉस हो गया। पहला वाला लॉस हो गया, एक तो ये बीच में ईस्ट पाकिस्तान जो आज के दिन में बांग्लादेश है वो बन गया, फिर लैंड रूट छोटा पड़ गया, मतलब लैंड रूट थोड़ा लंबा हो गया, सीधा नहीं जा सकते थे, ये एक पहला लॉस। दूसरा वाला लॉस ये चिटागंग पोर्ट हाथ से निकल गया। ये दोनों लॉस मिला के ये बिजनेस के मामले से ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा पिछड़ गया, बाकी इंडिया से ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा पिछड़ गया हम लोगों का। फिर क्या हो गया, इकोनॉमिक फ्रंट लाइन लॉस। वो जो हम बोले, एक तो लैंड रूट से जो जाने का जो आसान रास्ता था वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर ये आ गया, तो ये चिटागंग पोर्ट हाथ से निकल गया, ये भी मुश्किल हो गया। अच्छा, लैंड रूट का जो रास्ता है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये जो बांग्लादेश वाला इलाका है ना, ये प्लेन, मतलब ये प्लेन लैंड है, तो यहाँ से कोई भी ट्रेन लेके जाओ, ये लेके जाओ, वो बहुत आसान होता था कि या तो रास्ता बनाओ तो वो भी आसान होता था। लेकिन ये जो रूट है ना, ये थोड़ा सा पहाड़ के बीच से जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा वो रास्ता बनाना ये भी दिक्कत का काम हो जाता है। ऊपर से पहाड़ पार करके जाना ये भी थोड़ा सा दिक्कत का काम, जो भी है। तो बात ये, मतलब कंक्लूजन यही था कि आने जाने का दिक्कत हो गया नॉर्थ ईस्ट के साथ भारत का जो बाकी हिस्सा है उसमें आने जाने का दिक्कत पैदा हो गया, आसानी से हम जा नहीं सकते। और ये जो पोर्ट था जो बिज़नेस में काम आता था, ये पोर्ट भी बांग्लादेश के पास चला गया। ये हो गया हम लोगों का प्री हिस्ट्री, मतलब प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो सुविधा नॉर्थ ईस्ट के पास था, पार्टीशन के बाद वो सब सुविधा नॉर्थ ईस्ट के हाथ से निकल गया। ठीक है, अब आते हैं हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे पहले हम क्या देखें, नॉर्थ ईस्ट का इंट्रोडक्शन देख लिए, फिर हम लोग देखें प्री पार्टीशन से पहले नॉर्थ ईस्ट कैसा था, तो उसमें क्या क्या सुविधा था। उसके बाद पार्टीशन होने के बाद नॉर्थ ईस्ट का क्या क्या लॉस हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग देख लिए, ये 3 चीज़ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना, मतलब नॉर्थ ईस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, क्या स्टेट बने, फिर क्या स्टेट टूटे, क्या एक्ट बना, ये सब हम देख लेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब ये जब आज़ाद हुआ इंडिया, उस टाइम क्या था, उस टाइम ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, तो उस टाइम उसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, तो वो प्रोविंस को हम लोग क्या कर दिए थे, आसाम के पार्ट हो गया था वो उस टाइम। ठीक है, आसाम एक स्टेट था, उसके पार्ट था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को आसाम के पार्ट बना दिया था, और बाकी नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, ये तीनों आसाम के अंदर डिस्ट्रिक्ट थे, तीन डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इंडिया आज़ाद हुआ, उस टाइम पे एकदम पहले वाले टाइम के बाद, मतलब आज़ादी के एकदम जस्ट बाद। ठीक है,
और ये मणिपुर त्रिपुरा ये दोनों प्रिंसली स्टेट था, और सिक्किम भी प्रिंसली स्टेट था। अच्छा, सिक्किम ऐसे जगह पे है वहाँ पे हम इधर से जाए उधर से जाए उसमें एक ही उतना ही दूरी पड़ता है, ठीक है। तो अगर सिक्किम का हम मैप देखें, अगर सिक्किम जाना है तो वेस्ट बंगाल से जाना है, अगर इधर से जाते थे हम, अगर चिटागोंग पोर्ट रहता भी तब भी सिक्किम दूरी पड़ता, तो सिक्किम जाने के लिए यहाँ से ठीक है, तो सिक्किम उतना दिक्कत में नहीं आया, ठीक है, जितना दिक्कत में ये बाकी वाला 7 सिस्टर आया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, अब ये तो क्या देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे आसाम एक स्टेट था, उसी आसाम के अंदर नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थे, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस था, मतलब आज के दिन में जो जिसको हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, वो आसाम का ही पार्ट था। आसाम के पार्ट को बना दिया गया था, वो एक्चुअली आसाम के पार्ट बना दिया गया था, और बाकी मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। अब देखते हैं कि तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, यहाँ पे ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इनको कुछ अच्छे गवर्नेंस के लिए उस टाइम के इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक ऑटोनोमस डायरेक्ट काउंसिल दिया गया था, जिसको वो जो सिक्स शेड्यूल बोलते हैं जिसको हम, तो वो क्या है हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में गेव दिस रीजन हाई डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, अर्थात इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को सेल्फ गवर्नेंस करने के लिए एक पावर दिया गया था। तो पावर किसके थ्रू दिया गया था? ऑटोनोमस डायरेक्ट काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल्स, एक शेड्यूल बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो उसको हम 6 शेड्यूल बोलते हैं। उसके अंदर जो भी ये ट्राइबल एरिया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज़्यादातर, तो उस ट्राइबल एरिया के अंदर एडीसी फॉर्म किया गया है। एडीसी अर्थात ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, एक बहुत सारे एडीसी फॉर्म किया गया। ये सारे एडीसी का काम क्या था? उस ये सारे एडीसी खुद से डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन किस टॉपिक के ऊपर ले सकता था? ये सारे लेजिस्लेटिव कैसे होगा, जुडिशियल सिस्टम कैसे चलेगा, एग्जीक्यूटिव और फिनेंशियल, इस चारों टॉपिक के ऊपर ये सारे एडीसी मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जो कि ट्राइबल एरिया में बना था, बहुत सारे ट्राइबल एरिया में बना था, प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो ये सारे एडीसीज ये चारों टॉपिक के ऊपर, चारों विषय के ऊपर, लेजिस्लेचर, जुडिशियल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव और फिनेंशियल, इन चारों के ऊपर इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता था। पावर था कि एडीसीज को इतना पावर था कि इन चारों विषय के ऊपर ये लोग कोई डिसीजन ले। लेकिन फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री एक्शन, मतलब सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और बाहर का भी जो भी है सिक्योरिटी का, ये सारे चीज़ें हम इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट देखता था। ठीक है, समझ पाए हम लोग क्या क्या? तो एडीसी क्या था? एडीसी एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, जो ट्राइबल एरिया की मैनेजमेंट के लिए, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था। तो वो ये एडीसी लेजिस्लेचर, जुडिशियल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव और फिनेंशियल, इन चारों टॉपिक के ऊपर कुछ मायने में ये इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता था। उसके बाद क्या आता है? अब आता है तो फिर धीरे धीरे कैसे, तो हम लोग क्या देखें, ये आसाम के अंदर नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय, ये आसाम के अंदर डिस्ट्रिक्ट थे। तो फिर 1963 आते आते नागालैंड को अलग स्टेट बना दिया गया। फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों का अलग से स्टेट बनवाए दिए गए। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम बना। ठीक है, अब आसाम का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा रह गया आसाम, बाकी मेघालय अलग से बना स्टेट, अरुणाचल प्रदेश अलग से बना, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा सब अलग अलग स्टेट बन गया, सब मिला के 7 स्टेट बन गए। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखेंगे ये जो इंडिपेंडेंस के बाद से तो क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट के साथ चालू हो गया था। तो एक पहला जो प्रॉब्लम है वो तो हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लिए थे, वो था आइसोलेशन, अर्थात बाकी इंडिया से थोड़ा सा बिछड़ा हुआ था वो, बाकी इंडिया से, क्योंकि उसका आने जाने का रास्ता एकदम छोटा हो गया था। यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर डिपेंड था ये, तो ये थोड़ा सा बिछड़ गया था
बाकी इंडिया से जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया था, जो कि अगर आने जाने का दिक्कत होगा तो उसमें उस जगह पे बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर वही जगह पे पैसा लगाता है, वहाँ पे प्लांट बनाता है, वहीं पे पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करता है जहाँ पे आने जाने का आसानी से आ जा सकते थे। ठीक है, और आज के हालत में तो फिर भी ठीक हो गया, बहुत सारे रोड बन गया, बहुत सारे चीज़ें बन गया, फ़्लाइट भी अभी चलता है बहुत सारे। हाँ, लेकिन उस टाइम पे जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जस्ट इंडिपेंडेंट के थोड़े बाद, तो उस टाइम इतना अच्छा रोड उस टाइम था नहीं, कनेक्टिविटी इतना अच्छा था नहीं, फ़्लाइट भी उतना नहीं चलता था, तो इसलिए उस टाइम बिग ब्लो लगा, मतलब इकोनॉमी के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बड़ा सा बिग ब्लो लगा। ठीक है, उसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम। जो नॉर्थ ईस्ट का जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो नॉर्मल उस टाइम के इंडियन से थोड़ा सा 27% कम जाने लगा। इसके बाद आता है डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी देखो, अभी जब वहाँ पे बाहर से प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आता है, क्योंकि आने जाने का दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है, ऊपर से ट्राइबल एरिया है, एथनिक प्रॉब्लम है, ये सारे दिक्कत जब बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, नया बिज़नेस बना नहीं, नया प्लांट लगा नहीं, तो इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा करके नीचे चला गया। उस टाइम पे एक ही सहारा था, ऊपर से ये एक ही सहारा था, गवर्नमेंट अगर कोई पैसा डाल के कुछ करता है तो अलग से होता है, बस इतना इकोनॉमी था उसमें। उस टाइम पे क्या हो गया, तो गवर्नमेंट जितना भी फंड वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भेजता था, वही इकोनॉमी का ड्राइवर बन गया, मतलब उसी से इकोनॉमी चलता था। जितना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितना स्पेंड करेगा स्टेट के ऊपर, उतना ही था, बाहर से कोई प्राइवेट फिनेंस नहीं आ रहा था उधर। तो इसके चलते क्या बना, तो फिर से इकोनॉमी और डाउन चला गया। लोग गवर्नमेंट से जितना पैसा आता था उतना ही, बस इकोनॉमी में उतना ही जाता था, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी के अंदर उतना पैसा ही जाता था सिर्फ, बाहर से कोई फिनेंस नहीं आता उस टाइम। और ऊपर से उस टाइम कनेक्टिविटी सही था नहीं, तो टूरिज़्म इतना डेवलप था नहीं उस टाइम नॉर्थ ईस्ट का। तो अब तो टूरिज़्म बहुत हो गया, लोग जाते हैं, घूमते हैं, बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं, इकोनॉमी में बूस्ट होता है, लेकिन उस टाइम नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम कनेक्टिविटी इतना ख़राब था, रास्ते भी उतना नहीं था, पूरा हिली रीजन था, पहाड़ था, रास्ता उतना अच्छे से बना नहीं था, लैंडस्लाइड भी होता रहता था, इसी वजह से तो इकोनॉमी और डाउन चला गया। इकोनॉमी जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर होता है ना, ये सारे चीज़ें नीचे चला गया, मतलब एग्रीकल्चर भी नीचे चला गया, कोई प्रोडक्शन नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था, वो भी नीचे चला गया। फिर टर्शियरी, जहाँ पे मैन्युफैक्चर और एग्रीकल्चर नहीं रहता है, तो वहाँ पे तो टर्शियरी सेक्टर का कोई बात ही नहीं होता है। तो ये सारे पूरा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगा ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। ठीक है, अब देखते हैं हम वहाँ का एजुकेशन का सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर थ्योरेटिकली हम लोग देखें, मिज़ोरम में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लिटरेसी रेट है वो 91%, त्रिपुरा में 87%, नागालैंड में 80% एंड मणिपुर में 79%, जो कि नॉर्मल जो हम लोगों का एवरेज, पूरा इंडिया का जो एवरेज लिटरेसी रेट है उससे ज़्यादा ही है। इंडिया का है 74%, लेकिन ये चारों का उससे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन आ जाता है। लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है ना, मतलब स्कूल का क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं, टीचर उतना वहाँ पे है नहीं, बाहर से टीचर कोई जाता नहीं पढ़ाने के लिए उधर, तो वहाँ पे एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा है नहीं, ये दिक्कत है। लेकिन आज थोड़ा सा ठीक हुआ है, ये थोड़ा सा पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, जब इंडिया जस्ट आज़ाद हुआ था। लेकिन आज 2024 में, ठीक है, 2024 में ये बहुत इम्प्रूव हुआ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर। तो इंडिपेंडेंट के बाद जो एग्रीकल्चर तो हम पहले ही बोल दिए, थोड़ा सा कम स्लो ग्रोथ होने लगा। हाँ, ये वाला जो हिस्सा था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में हुआ था, तब ये वाला हिस्सा पीछे छूट गया था, ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा। 80% ऑफ GDP ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी। तो नॉर्थ ईस्ट का जो इकोनॉमी उस टाइम पे पोस्ट इंडिपेंडेंट के ठीक बाद जो था, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड था। ऊपर से एग्रीकल्चर भी नीचे चला गया, तो फिर उसका इकोनॉमी तो डीप होना ही था। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर कनेक्टिविटी सही रहेगा नहीं तो इंडस्ट्री आएगा नहीं। तीसरी बात, और गवर्नमेंट का भी उस टाइम के जो गवर्नमेंट, उस टाइम में इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे प्रॉब्लम था। सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते गवर्नमेंट का थोड़ा सा नज़र ये
नॉर्थ ईस्ट के जो प्रॉब्लम था उसके ऊपर से हट गया था, मतलब प्रॉपरली मैनेज किया नहीं गया ये नॉर्थ ईस्ट का जो भी प्रॉब्लम था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में सारे जगह पे, मतलब इंडिया पे पूरा ऊपर से नीचे तक सारे जगह पे इंडिया पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था, क्योंकि एक नया देश था, आज़ादी जस्ट मिला है। उसके बाद ये तो उसी सारे प्रॉब्लम के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम था ये धीरे धीरे पीछे छूट गया था, गवर्नमेंट उतना नज़र दिया नहीं, तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ता ही चला गया। अच्छा, इसके बाद आता है ये सारे प्रॉब्लम से जब जूझ रहा था, तो जहाँ पे प्रॉब्लम धीरे धीरे इकोनॉमिक डिप होता है, इकोनॉमिक शॉर्ट हो जाता है, लोगों का इनकम कम हो जाता है, इनकम बहुत सारे लोगों के पास इनकम रहता भी नहीं है, तो ये सारे सब चीज़ जब होता है, जब पेट में खाना नहीं जाता है ना, तब ये आता है इंसर्जेंसी, तब जाके ये नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, इनकम करने का कोई सोर्स नहीं है, ऊपर से बिज़नेस कोई बाहर से आ नहीं रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी मुंह फेर लिया, तो ये सारे चीज़ जाके बनता है, तब जाके बनता है ये इंसर्जेंसी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे बोल देते हैं पहले ही, इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी, इस दो वर्ड में ना डिफरेंस है थोड़ा सा, तो पहले हम देख लेते हैं इंसर्जेंसी में हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट के भाषा में इंसर्जेंसी हम उन्हीं लोगों को बोलते हैं जिसको हम लोग अपना मानते हैं, लेकिन अपना मानते हैं मतलब ये सारे जो भी इंसर्जेंट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो भी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है या तो इंसर्जेंसी कर रहा है, तो ये सब अपने हैं, मतलब इंडियन है, बाई बर्थ ये लोग सारे इंडियन हैं, अपने लोग हैं, लेकिन किसी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर रूठ गया या तो गुस्सा हो गया, तो ये गुस्से की वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ या तो इंडिया के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे अपने हैं, ओन पीपल। और अब आता है मिलिटेंसी। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग मिलिटेंसी नहीं बोलते, मतलब मिलिटेंसी हम जब बोलते हैं तो ये मिलिटेंसी वाला वर्ड कनेक्ट होता है जम्मू कश्मीर के साथ, मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्जेंसी, मतलब ये सारे लोग अपने हैं, लेकिन कुछ दिक्कत आ गया इकोनॉमी में, कुछ कनेक्टिविटी में, कुछ हम लोग सही से उन लोगों को ट्रीट नहीं किया, ये सारे चीज़ बन गया, ये इंसर्जेंसी बना उन लोगों का। ठीक है। फिर आता है मिलिटेंसी। मिलिटेंसी मतलब ये सारे लोग जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है, ये सब बाहर के हैं, आउटसाइड है, अर्थात ये जो हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, क्या देखते हैं, पाकिस्तान फंड करता है, ये जो पाकिस्तान टेररिस्ट को फंड करता है, पैसा देता है, फिर वो बाहर से उन सारे लोगों का पाकिस्तान की नेशनल होते हैं, फिर इंडिया में आके फिर बम फोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, तो उसको हम मिलिटेंसी बोलते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लोग नहीं है, वो बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, लेकिन हमारे देश में आके ये सब करते हैं, गलत काम करते हैं, टेररिस्ट बम फोड़ते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को हम मिलिटेंसी बोलते हैं। और जो इंसर्जेंस है ये कई वजह से भटक गया है, अपने रास्ते से सही तरीके से भटक गया है, इसलिए हम उसको इंसर्जेंट बोलते हैं, लेकिन वो लोग है अपने। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ कि समझा पाया इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी को। ठीक है, उसके बाद आता है फिर एक बार हम लोग ये इंसर्जेंसी का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रगल, अर्थात लॉन्ग स्ट्रगल, मतलब ये गवर्नमेंट के साथ ये जो स्ट्रगल चलता है, ये ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो गया, 1 महीने में ख़त्म हो गया, ये नहीं, ये लॉन्ग, मतलब ये लोग रूठे हुए हैं, इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बात समझते हैं, फिर रूठ जाते हैं, फिर कुछ करते हैं, तो ये एक लंबा वाला स्ट्रगल है, लंबा समय तक ये चलता है, मतलब अभी भी चलता है, लेकिन अभी उतना नहीं, लेकिन एक टाइम पे लंबा वाला ये स्ट्रगल चला था गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बीच में। ठीक है, तो इसमें इंसर्जेंसी के अंदर क्या रहता है, एक मेथड रहता है, स्टेप बाय स्टेप उन लोगों का जो है उस स्ट्रगल को अचीव करता है, और उसके बाद एक स्पेसिफिक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट रहता है, इन लोगों का एक ऑब्जेक्ट रहता है, या तो किसी जगह को इंडिपेंडेंट बना दो, या तो ये मांग लो, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट ना बनाए तो ये स्टेट को आज़ाद कर दो, ये कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है उन लोगों का। ऐसा नहीं कि बेवजह आए मार दिए, जैसे कि मिलिटेंसी करता है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, बेवजह आए जम्मू कश्मीर के अंदर बम फोड़ दिया, या इंडिया के दूसरे पार्ट में आके बम फोड़ दिया, ये ऐसा नहीं है। इंसर्जेंसी मतलब ये लोग ऐसा नहीं है, इन लोगों का मानना ये है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम लोगों का इकोनॉमी नीचे जा रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग अपने जो उस एरिया को आज़ाद करवा लेंगे इंडियन गवर्नमेंट से, और वहाँ पे अच्छे से काम करेंगे, उसका डेवलप करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, बिजनेस लेके आएंगे, इकोनॉमी का ग्रोथ करेंगे। लेकिन
ये सब रहता है। लेकिन उन लोगों का ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नहीं है, ऐसे बिना वजह मार कुटाई चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। एंड जो भी है वो डेफिनेशन में हम तो देख लिए। फाइनली टू द ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, अर्थात जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका जो ऑर्डर है उसको ना मान के नया देश बनाओ, उसको डेवलप करो और अपने तरीके से रहो और खुश रहो, यही उनका मोटिव रहता था। ठीक है, ये हो गया इंसर्जेंसी और उसका डेफिनेशन, और इंसर्जेंसी के साथ मिलिटेंसी का जो डिफरेंस है वो। तो अब देखते हैं इंसर्जेंसी करने का कुछ मेथड होता है उन लोगों का। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो एक तो है सबवर्सन मतलब बिपर्जय। इसमें क्या होता है, इसमें कोई जगह को ब्लॉक कर दो, या तो कोई इकोनॉमिकल डैमेज पहुंचाओ गवर्नमेंट को, या तो गवर्नमेंट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को उड़ा दो बम से। तो ये सारे चीज़ ये सबवर्सन में आता है। फिर गोरिल्ला वारफेयर, ये आर्मी के साथ लड़ते हैं वो लोग जंगल के अंदर, तो छुप छुप के जो लड़ाई होता है उसको गोरिल्ला वारफेयर बोलते हैं। फिर आता है ये गोरिल्ला वारफेयर के अंदर इन लोगों का अलग से यूनिट होता था। मैं कुछ लोग गोरिल्ला वारफेयर होता था, कुछ लोग कन्वेंशनल रेगुलर यूनिट रहते थे। तो ये सारे यूनिट बना के अलग अलग ग्रुप बना के ये लोग लड़ते थे इंडियन सिस्टम के, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इंडियन आर्म फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, इसका रीज़न जो थोड़ी देर पहले भी हम लोग डिस्कस किए, तो एक बार और देख लेते हैं। तो ये जो रेवेलियन चालू हुआ, मतलब ये इंसर्जेंसी चालू हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या क्या था। एक तो लैंग्वेज और इथनिसिटी। एक तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी इन लोगों का गुस्सा तो था ही, और ऊपर से इन लोगों के अंदर एक और चीज़ था, दिक्कत था, इन लोगों का अलग अलग लैंग्वेज था, इथनिसिटी भी अलग था, और बहुत सारे ट्राइबल भी रहते थे उधर। तो एक दूसरे के अंदर भी ये लोग लड़ लेते थे। तो ये सारे चीज़, तो ये लैंग्वेज, एथनिसिटी, ट्राइबल, राइवलरी, ये सारे चीज़ रीजन बन गया इंसर्जेंसी का। फिर आता है माइग्रेशन मतलब जब देश टूटा था तब कुछ बंगाली मुस्लिम बांग्लादेश से भी आ गया था, कुछ बाहर के इंडिया से बाहर के पोर्शन से भी चला गया था नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये जो माइग्रेशन हुआ, ये लोग नॉर्थ ईस्ट वाले सही से लिए नहीं। ये माइग्रेशन भी उन लोगों को थोड़ा सा इंसर्जेंसी में जाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये जो बाहर से लोग आए थे फिर जाके नॉर्थ ईस्ट में अब ज़मीन लेने लगे। तो इन लोगों का जो एंसेस्टर का, नॉर्थ ईस्ट वालों का जो एंसेस्टर, मतलब पहला वाला जो ज़मीन था सब ये लोग लेने लगे। तो ये सारी चीज़ उन लोगों को गुस्सा दिलाने लगा। फिर वो लोग जाके इंसर्जेंसी चालू कर दिए। एक दूसरा उसके बाद जो कारण आता है तो रिमोटनेस। एक तो इंडिया से बहुत पीछे चला गया, मतलब पीछे मतलब इंडिया के पास रहते हुए भी कनेक्टिविटी कम होते हुए ये लोग इंडिया से बिछड़ने लगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्स, लोकल जो भी रिसोर्स था, एक तो आसाम में ये डिगबॉय में ऑयल मिला था, ये सारे चीज़ जो जितना भी लोकल रिसोर्स था ये इंडियन गवर्नमेंट यूज़ तो कर रहा था, लेकिन उसका बेनिफिट इन नॉर्थ ईस्ट वालों को नहीं मिल रहा था। ये भी उन लोगों का गुस्सा दिलाने का एक और कारण है, क्योंकि सारे रिसोर्स यूज़ हो रहा है इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रहा है सारे जगह पर, इंडिया का जो बाकी हिस्सा है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन रिसोर्स नॉर्थ ईस्ट के होते हुए भी नॉर्थ ईस्ट का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है पुअर गवर्नेंस, सरकार का गवर्नेंस भी सही नहीं था उस टाइम। फिर आता है बैकवर्डनेस और सेक्लूशंस। तो ये सारे कारण था, नॉर्थ ईस्ट धीरे धीरे पिछड़ने लगा और इंसर्जेंसी के रास्ते पे चल पड़ा था। अच्छा, अब आता है तो जब नॉर्थ ईस्ट के लोग ये इंसर्जेंसी में जाने लगे, और उसका तो कोई ना कोई डिमांड तो उसका डिमांड, मतलब पहला वाला जो डिमांड था, अलग अलग ये जो ट्राइब और एथनिसिटी के लोग थे वो अलग अलग स्टेट और अलग अलग होमलैंड मांगने लगे, एथनिक ग्रुप भी अलग अलग होने लगे। तो ये सारे चीज़ सब अलग अलग स्टेट, जैसे कि बोडोलैंड, असम में बोडोलैंड, बोडो जो प्रजाति है, बोडो लोग हैं, वो लोग अलग से बोडोलैंड मांगने लगे। फिर नागालैंड भी अलग से स्टेट मांगने लगे। तो ऐसे चलता गया, वायलेंस और टेरर ज़्यादा होता गया। लोगों के पास हथियार आने लगे। ठीक है, ये सारे कारण हैं नॉर्थ ईस्ट का इसके लिए। फिर और एक यहाँ पे जो इंसर्जेंसी ज़्यादा होने लगा, उसका एक और मतलब डायरेक्ट कारण तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट एक रीज़न ये भी है कि डिफ़िकल्ट टेरेन था, इसलिए डेंस फॉरेस्ट भी था, ऊपर से म्यांमार बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर खुला हुआ था, मतलब प्रॉपर सील्ड बॉर्डर नहीं था। तो लोग यहाँ पे कुछ कांड करके म्यांमार चले जाते थे या बांग्लादेश चला जाते थे, तो जाके छुप जाते थे।
तो ये जो डिफ़िकल्ट टेरेन था, इसलिए इंडियन जो आर्म फोर्स था वो अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल, पहले इसको अच्छी तरीके से नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि ये लोग कुछ करके फिर जंगल के रास्ते से निकल जाता था। तो ये भी थोड़ा सा हेल्प मिला नेचर का इंसर्जेंसी ज़्यादा होने के लिए, ये भी एक कारण है। ठीक है, फिर आ गया एक्सटर्नल लिंक। तो मान लो ये तो एक्सटर्नल लिंक मतलब बाहर का देश का क्या कनेक्शन। तो अगर हर कोई चाहता है कि दूसरा वाला का देश कमज़ोर पड़ जाए, उसका इंटरनल प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ताकतवर हो, जैसे कि चाइना चाहता है कि इंडिया से ताकतवर बने, वो ऐसा ताकतवर है इंडिया से, लेकिन वो और भी चाहता है कि इंडिया और कमज़ोर हो जाए और ताकतवर बन जाए चाइना। फिर बाहर का वेस्टर्न कंट्री तो है ही इंडिया को दबाने के लिए, ठीक है, जैसे कि USA, बाकी वेस्ट UK, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कोई एशियन वाला जिसके ऊपर वो लोग राज करे थे एक टाइम, फिर वो अब उनके आगे निकल जाए, तो ये वो लोग भी नहीं चाहते थे। तो ये सारे एक्सटर्नल लिंक निकला। क्या क्या लिंक निकला? एक तो क्रॉस बॉर्डर लिंक, जो आर्म्स आता था ये म्यांमार के रास्ते चाइना से आ जाता था, फिर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री भी अलग अलग रास्ते से भेजते थे। तो ये ऊपर चाइना था, ये म्यांमार के रास्ते से सीधा चाइना आता था, या तो चाइना बॉर्डर से भी सीधा इंडिया में आता था। ये क्रॉस बॉर्डर लिंक निकला। फिर ये नॉर्थ ईस्ट के बंदे म्यांमार जाके ट्रेन होके आते थे, वहाँ का जो आर्मी था उसको, वो आर्मी इन बंदों को ट्रेन करता था लड़ाई कैसे करते हैं। फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन सीखा इन लोगों ने। अगर बिजनेस नहीं रहता, इनकम रहता नहीं है, तो एक्सटर्शन एक इनकम का ज़रिया बन गया उधर नॉर्थ ईस्ट में। फिर जाके क्या क्या चालू हुआ? फिर जाके इनोसेंट लोगों को मारना चालू हुआ। जब इंसर्जेंसी कोई रूल इंसर्जेंसी ज़्यादा होते एक टाइम पे सारे रूल सारे हद पार कर दिया। फिर क्या हो गया? इनोसेंट लोग मरने लगे, सिक्योरिटी फोर्स मरने लगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके साथ जंग का कोई लेना देना नहीं है, बैंक का एम्प्लॉय है गवर्नमेंट बैंक का, या तो गवर्नमेंट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का कोई एम्प्लॉय है, सारे लोगों को मरने लगे। पॉलिटिशियन मरने लगे, बिजनेसमैन जो बंदा फिर जाके इन्वेस्टमेंट लेके भी जाता था उस टाइम, उसको भी मारने लगे। तो इस टाइम इंसर्जेंसी इतना हद से ज़्यादा होने लगा था। अच्छा, फिर जाके क्या क्या होता है? तो इंसर्जेंसी ज़्यादा होने लगा। ये फिर इंसर्जेंसी मिस इन्फॉर्मेशन, बाहर से आर्म्स, ये सारे चीज़ होने लगे। फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी, इंडियन आर्म फोर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा होने लगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का भी बहुत सारे रीज़न है। तो एक तो नेशनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब नेशनल कॉज के लिए, मतलब इनको सारे लोगों को होमलैंड चाहिए। क्या चाहिए? होमलैंड मतलब अलग से स्टेट, इसलिए ये लोग लड़ाई करते हैं। ये एक कारण बना कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये NSCN, ULFR, KLO, ये सारे सब इंसर्जेंट ग्रुप है। ये इसको लेके हम जब स्टेट वाइज देखेंगे, मतलब नागालैंड को अलग से देखेंगे, असम को अलग से देखेंगे, तो तब ये सारे इंसर्जेंट ग्रुप को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे बना, कैसे किस तरीके से काम करता था, फिर कैसे इंडियन आर्म फोर्स ने इनके ऊपर एक्शन लिए, फिर कैसे ये टूटा। ठीक है, ये सारी चीज़ तब देखेंगे। तो अब क्या क्या देख लेते हैं? अब देख लेते हैं नेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये नेशनल लैंड चाहिए, मतलब अलग से होमलैंड चाहिए, इसलिए नेशनल कॉन्फ्लिक्ट बना। ठीक है, ये सारे इंसर्जेंट ग्रुप डिमांड करने लगे। सॉवरेन ग्रेटर नागालैंड डिमांड करा किसी ने इंडिपेंडेंट असम डिमांड करा, किसी ने असम का एक डिस्ट्रिक्ट है कमतापुरा, ये भी डिमांड, अलग देश बनाना है इसको, ये डिमांड करा। ठीक है, दूसरा वाला कॉज क्या है? कल्चरल एंड एथनिकल प्रॉब्लम। तो हम पहले ही देखे, इन लोगों का बहुत सारे कल्चरल और अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे, एक दूसरे के अंदर लड़ते रहते थे। तो अब भी देखते हैं मणिपुर में क्या होता। कुछ दिन पहले ये हुआ था, कुकी और ये हम लोगों का मैती, ये दोनों ये अपना कुकी और मैती दोनों मिलके एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, जो कि एक बड़ा सा, पहले छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, फिर बड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बन गया। फिर इंडियन आर्म फोर्स इन्वॉल्व हुआ, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ, फिर जाके रुका। अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। ठीक है, एक कल्चर और एथनिसिटी हो गया, इसके अंदर बहुत सारे, एक बार तो ये 69 आदिवासी को मारा गया। फिर इनलीगल फॉरेनर मतलब जो माइग्रेट हुए, बाहर से आए थे, मान लीजिए बांग्लादेशी, तो ऐसे बांग्लादेशी को भी मारा गया। फिर कुकी नागा एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, मैती के साथ लड़ने लगे। बीच में बंगाली स्पीकिंग 23 बंगाली
स्पीकिंग मुस्लिम को मारा गया असम में, बॉर्डरलाइन के आसपास, ठीक है। अच्छा, इस मैप पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये तो हम अलग से नहीं बोलेंगे, जब वो एक एक स्टेट बोलेंगे तो फिर डिस्कस हो ही जाएगा। तो ये सारे वो इंसर्जेंट ग्रुप है, मतलब बहुत ज़्यादा है ये सारे, ये इंपॉर्टेंट, मतलब इनका नाम लोग जानते हैं। तो ये छोड़ के भी बहुत सारे 100 मतलब 300-400 के ऊपर है, ये तो बस कुछ ही है। तो ये लोग ये सब एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, फिर आता है पॉलिटिकल और सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक बार इंसर्जेंसी, ये तो ये पॉलिटिकल मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बनने लगे, जो बाद में इंसर्जेंसी का सहारा लेने लगे गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ऐसे हुआ दिसंबर 2015 में मणिपुरीस ऑफ असम, जो असम में जो मणिपुरी लोग रहते थे वो लोग क्या किया, ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड किया। और ऐसे तो ऑटोनोमस काउंसिल बहुत सारे हैं, लेकिन असम में ज़्यादातर एरिया नॉन ट्राइबल है, मतलब थोड़ा बहुत एरिया ट्राइबल भी है, लेकिन वहाँ पे भी ये लोग मांग करने लगे कि एडीसी बनाओ, ठीक है। फिर आता है ये ट्राइबल त्रिपुरा, 2016 में ये त्रिपुरा के अंदर ये नेशनल हाईवे 8 को ब्लॉक कर दिया गया था। नेशनल हाईवे 8 अगर हम देखें मैप में, ये वाला हिस्सा, मतलब जो यहाँ से निकला जाते हुए से तो ये यहाँ पे पहुँचा, ये नेशनल हाईवे 8 है। तो इसको भी ब्लॉक कर दिया गया था 2016 में। फिर 2016 में कार्बी आंगलोंग ये आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए उसका अलग से स्टेट चाहिए उसको, ये डिमांड आया KAAC के तरफ से। फिर आया ये मणिपुर के ऊपर ये ब्लॉकेट हो गया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया था ये यूनाइटेड नागा वालों ने। ये सारे चीज़ पॉलिटिकल है, ये जो दिक्कतें है ये सब पॉलिटिकल दिक्कत है, पॉलिटिकल तरीके से आया ये सब दिक्कत। पहले वाले हिस्से में हम क्या देखें, हिस्से में कल्चरल और इथनिसिटी का प्रॉब्लम था, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ। नेशनल अलग अलग होमलैंड चाहिए, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर इसमें देखा पॉलिटिकल कुछ मोटिव था, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर अब इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। इकोनॉमिकल क्राइसिस तो ये तो हम पहले से देखते आए हुए हैं, पूरा टॉपिक, मतलब पूरा क्लास का पहले से चालू हुआ ये इकोनॉमिकल क्राइसिस जो टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले हुआ आइसोलेशन, मतलब बाकी देश से पीछे छूट गया ये। फिर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब यहाँ का मिनरल यूज़ करके, रिसोर्स यूज़ करके बाकी देश आगे चला गया, लेकिन इसका फ़ायदा नॉर्थ ईस्ट वालों को नहीं मिला, ठीक है। इसका एक गुस्सा इन लोगों के मन में भर गया था, ये जो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जहाँ पे कनेक्टिविटी ख़राब है तो इंडस्ट्री आएगा नहीं, ऊपर से इंसर्जेंसी और भी कम हो गया इंडस्ट्री। क्वालिटी का एजुकेशन ख़राब तो था ही, वो हम पहले ही देखे। ये सारे चीज़ मिला के क्या हो गया, लेस जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ना जॉब था ना बिजनेस करने का हालत था। तो वहाँ पे क्या बन गया, एक्सटॉर्शन एक बिज़नेस बन गया। एक्सटॉर्शन मतलब किसी लोगों को उठाओ, फिर उसके घर से फिरौती मांगो, पैसा मांगो, इसको हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटॉर्शन ही लुक्रेटिव बिजनेस बन गया, मतलब यही बिजनेस बन गया, सोच लो, ठीक है। हालत इतना ख़राब था। उसके बाद आ गया वायलेंस और ज़्यादा होने लगा। फिर जाके इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर थोड़ा बहुत था वो भी भाग गया, पूरा एकदम इकोनॉमी डाउन चला गया, ठीक है। ये गया हम लोगों का इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसका इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो थोड़ा सा हम लोग समझ लिए। इसके बाद आता है कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, मतलब मान लीजिए यहाँ पे और भी बहुत सारी दिक्कत है, मतलब ये कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो ग्रुप था, उसमें कौन जो ज़्यादा ताकतवर था, या तो जो कम है उसको बड़ा ग्रुप बनवानी है। तो इस चक्कर में दोनों ग्रुप के अंदर क्लैश हो जाता था और न्यू ग्रुप बन जाता था, ठीक है। कौन सी ग्रुप कौन सी इलाके को डोमिनेंस करेगा, ये सब दिक्कत होता था। तो ग्रुप के अंदर भी लड़ाई हो जाता था। फिर जैसे कि NSCN, ये एक नागालैंड का ग्रुप है। एक कुकी को एक बार अटैक किया था, फिर कुकी इन लोगों से बचने के लिए अलग से खुद का इंसर्जेंट ग्रुप फॉर्म कर लिया था। ये सब चलता गया उधर। जब कोई रूल कोई रेगुलेशन होता नहीं है ना, जब आर्मी और ये गवर्नमेंट का ठीक तरीके से कंट्रोल होता नहीं है, तब ये अराजकता फैलता है। अटैक ऑन सिविलियन होने लगा, एक्सटॉर्शन होने लगा, ब्लेमिंग देम टू बी गवर्नमेंट इन्फॉर्मर। हाँ, एक्सटॉर्शन करने के बाद क्या बोलने लगे, तो इंसर्जेंट ग्रुप, तो ये सारे जिनको हम मारे या तो उठाए, ये सारे गवर्नमेंट इन्फॉर्मर
थे। तो जो हर बार सही नहीं होता था, क्योंकि जो नॉर्मल एम्प्लॉय भी होते, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी होते थे उधर नॉर्थ ईस्ट में, तो उन लोगों को भी बेवजह उठा लिया होता था, मार दिए कि उठा लिए, ये सब चलता था उस टाइम। फिर 2016 के अगस्त में क्या हुआ, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, ये आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक मार्केट के अंदर 14 सिविलियन को मारा गया भाई। NDFB IKS ये ग्रुप के हाथों से ये सब मारे गए 14 सिविलियन, ठीक है। फिर सेक्रेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड के जो ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, इनको एबडक्ट कर लिया गया, मतलब किडनैप कर लिया गया NSCN मिलिटेंट वालों के द्वारा। ये 2017 में हुआ, ठीक है। ये सारे चीज़ होने लगा। अब तो हद तो तब हो गई जब ये लोग प्लान करके इंडियन जो आर्म फोर्स है उसके ऊपर भी अटैक करने लगे। तो पहला जो ये सब तो पहले से चल रहा था, जो कुछ थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी, जो कि है इंडियन आर्म फोर्स कॉन्टीन्यूसली एंगेज इन बैटल। इंडियन आर्म फोर्स नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ कॉन्टीन्यूसली बैटल में एंगेज तो थे ही, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट के साथ। तो क्या हो गया, 2016 में 6 पर्सनल वर किल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप कॉरकॉम नियर द म्यांमार बॉर्डर। इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास 6 पर्सन, मतलब 6 आर्म पर्सन के, इंडियन आर्मी के 6 पर्सन को मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा मार दिया गया। ये चांदिल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मणिपुर में। चांदिल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, मणिपुर में। मणिपुर कहाँ पे है, ये वाला है मणिपुर। मणिपुर पे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये चांदिल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये चांदिल डिस्ट्रिक्ट है, ये म्यांमार है, इसके एकदम बॉर्डर पे हुआ था यहाँ पे। फिर आता है नवंबर 2016, इसमें 3 लोग मारे गए, 3 आर्मी पर्सनल मारे गए। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम किसके द्वारा, उल्फा और UNLFW के द्वारा। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है हम देख लेते हैं एक बार। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एकदम ऊपर, ठीक है। ये है हम लोग का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर अरुणाचल आता है, ये इसका आजू बाजू से पूरा अरुणाचल जाता है। फिर असम राइफल का जवान फिर मारा गया PLA के द्वारा इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। तो ये क्लैश चलता गया इंडियन आर्मी के साथ इन लोगों का। फिर बाद में गवर्नमेंट ने ये अफ्सपा लगा दिए, तो उसमें इंडियन आर्मी वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर मिलता है, तो वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट रीज़न। अगर अटैक होने से पहले अरेस्ट कर लिए, ये सब कर सकता था। उसके बाद तो ये हुआ, तो फिर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सख्त हुआ, तो फिर जाके इंसर्जेंसी बाद में कंट्रोल हुआ। तो वो सब हम बाद में देखेंगे। तो आज के चैप्टर में यही तक है। तो आज का जो लेक्चर है तो यही तक। इसके बाद इस लेक्चर का सारे PDF, सारे मतलब जो लिखा हुआ जो भी है कंटेंट, सारी चीज़ हम लोगों का PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा हम लोगों का। तो ये टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक यही तक। इसके बाद वाले टॉपिक में, इसमें बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हर एक स्टेट को अलग से पकड़ेंगे। मतलब मान लीजिए नागालैंड, उसके अंदर क्या क्या इंसर्जेंट ग्रुप थे, तो उसने क्या क्या डेवलप, कैसे कैसे लीडरशिप आया, उसमें क्या क्या कैसे कैसे आर्म्स आए, कैसे कैसे उन्होंने प्रोसीड किया, फिर जाकर कैसे इंडियन आर्म फोर्स ने उनको काउंटर किया, ये सारे चीज़। और फ़िलहाल आज के टाइम पे क्या हालत है नॉर्थ ईस्ट का, ये सारे चीज़ हम बाद वाले वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही तक।